हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम HDFC AMC के स्टॉक के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम कंपनी के स्टॉक प्राइस का परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 14% के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। 5 साल का परफॉर्मेंस देखें तो 40% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। बट यहाँ पे अगर हम कंपनी का ऑल टाइम हाई जो कि 3800 रुपीज़ का है उस स्टॉक प्राइस से करंट स्टॉक प्राइस को कंपेयर करते तो ऑलमोस्ट 35 to 36% के आसपास स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिला है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कई सारे इन्वेस्टर्स हैं जो हायर लेवल में ये स्टॉक में ट्रैप हो गए हैं और उनका एक क्वेश्चन है आगे हमें ये स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्या हम इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करके चले या फिर लॉस में बेच के एग्जिट कर लें। सो आज के इस वीडियो में मैं अपनी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कंपनी के बिजनेस के रिलेटेड आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपको वो सारी चीज़ें सही लगती है तो आप उसके हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हो और अगर आपको नहीं लगती है तो आप उसको कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा अगर आप मनी टॉक्स इंडिया में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाली और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार कंपनी का पिछले 5 साल का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 5.13% के CAGR से ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 16.35% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अराउंड 550 करोड़ से इंक्रीज होकर 1326 करोड़ हो गया है, यानी कि ऑलमोस्ट 22.64% के CAGR से ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ रिटर्न ऑन इक्विटी फाइनेंशियल ईयर 2021 का 30.1% है और पिछले 3-4 साल से अगर हम कंपेयर करें तो हमें डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो 30.1% भी रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी हमें हेल्दी देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ डिविडेंड पर शेयर भी अराउंड 34 रुपीज़ का है। यहाँ पे अगर हम कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो एक चीज़ बोल सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है और कोई भी बिजनेस में दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ और आप देख सकते हो, अगर हम कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का परफॉर्मेंस देखें पिछले 5 साल में तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, यानी कि सिंगल डिजिट में ग्रोथ है। बट उसके सामने अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 23% की। यहाँ पे सेल्स तो इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई है बट उसके बावजूद भी प्रॉफिट में क्यों इतनी ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके पीछे एक सिंपल से रीज़न है कि ये कंपनी का जो बिज़नेस है वो काफ़ी असेट लाइट देखने को मिल रहा है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो पब्लिक की रिटेल पब्लिक की वेल्थ मैनेज करती है ये ओवरऑल इंडस्ट्री में ही काफ़ी असेट लाइट बिजनेस देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एक चीज़ हम सब जानते हैं कि यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि भाई कंपनी को अगर कोई 100 करोड़ या 500 करोड़ का फंड मैनेज करना है तो उसके लिए कोई 1000 करोड़ का प्लान डालना पड़ेगा। वो सिंपल से एक ऑफिस में बैठ के भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्यों हमें यहाँ पे प्रॉफिट में इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो उसका रीज़न ये है कि मान के चलो कंपनी ने कोई 2 फंड निकाले, एक फंड 500 करोड़ का और दूसरा फंड 1000 करोड़ का, तो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई 500 करोड़ के लिए कंपनी को भाई 2 या 3 एम्प्लॉय चाहिए और 1000 करोड़ के लिए 10 या 15 लोग चाहिए। ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि भाई अगर कंपनी कोई भी फंड मैनेज कर रही है तो 2 या 3 लोगों की अलग अलग फंड में ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होता है कि भाई कंपनी के जैसे जैसे फंड इंक्रीज होते जाते हैं उसके साथ साथ कंपनी का कॉस्ट भी इंक्रीज होता है। जो फिक्स कॉस्ट होती है वो तो वही रहती है, जो कि मेजरली अगर हम देखें तो ऑफिस के रिलेटेड हमें खर्चे देखने को मिलते हैं और जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनकी सैलरी। तो जितना ज़्यादा कंपनी का असेट अंडर मैनेजमेंट ग्रो होता है उसके साथ कंपनी के खर्चे ग्रो नहीं होते हैं। इस रीज़न की वजह से यहाँ पे हमें सेल्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इतना ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता है। ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि भाई काफ़ी असेट लाइट बिजनेस देखने को मिल रहा है और उसी के साथ साथ कंपनी का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि ओवरऑल इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ पोटेंशियल है। यहाँ पे अगर हम देखें तो सिर्फ इंडिया में 2 करोड़ के आसपास म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है। यहाँ पे भी अच्छा खासा रनवे है ग्रोथ के लिए। साथ ही साथ हाई सेविंग्स इकोनॉमी है जहाँ पे लार्ज पार्ट फिजिकल सेविंग्स में होता है। उसी के साथ साथ एक्सपांशन टू B30 लोकेशंस यानी कि Tier 2 Tier 3 जैसी सिटीज़ है, वहाँ पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का अभी नेटवर्क बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है और इनका जो मेजर रेवेन्यू आता है वो टॉप 10 सिटीज़ से आता है। आने वाले टाइम में यहाँ से भी अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल है। साथ ही साथ हम कई सारी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, ग्रोइंग यूज़ ऑफ फिनटेक प्लेटफॉर्म जैसे कि ग्रो, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन, और उसी के साथ साथ ईज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि कई सारी चीज़ें डिजिटल हो गई है। तो यहाँ पे आज के टाइम में इन्वेस्ट करना बहुत इजी हो गया। आप एक बटन पे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स हर जगह अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर हम लास्ट देखें तो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, यहाँ पे कई सारी डिफरेंट टाइप की स्कीम्स है जो आप अपने हिसाब से और अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद अगर हम फाइनल एक अच्छा खासा डेटा देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया की जो म्यूचुअल फंड असेट है जीडीपी के कंपेयर में अगर हम देखें तो सबसे लोएस्ट देखने को मिल रही है। ओवरऑल असेट अगर हम देखें
तो इंडिया की सिर्फ 12% के आसपास देखने को मिल रही है, जो कि जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। और अगर हम कनाडा यूएस की देखें तो अराउंड 120 या फिर 81% के आसपास है। उसी के साथ साथ अगर हम एवरेज पकड़ के चले वर्ल्ड लेवल पे तो 63% के आसपास म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। और उसके सामने अगर हम इंडिया का देखें तो काफ़ी लोएस्ट देखने को मिल रहा है। सो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में ओवरऑल इंडस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ पोटेंशियल है। तो अल्टीमेटली अगर इंडस्ट्री ग्रो होगी तो उस इंडस्ट्री में जो बेस्ट कंपनीज है वो भी अच्छी खासी ग्रो होगी। सो जब भी आप किसी कंपनी को एनालाइज करते हो तो हमेशा सबसे पहले आपको ये देखना है कि उस इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है ना तो वो कंपनी भी उतनी फास्ट ग्रो करेगी। अगर इंडस्ट्री में पूरा सैचुरेशन आ गया है तो भले वो कंपनी कितनी भी अच्छी हो, वहाँ पे आपको नॉर्मल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा और ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो हमेशा ऐसी इंडस्ट्री देखो जहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल है, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सके। अब एक बार हम कंपनी के बिजनेस के रिलेटेड कुछ कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देख लेते हैं। सबसे पहला है ट्रस्टेड एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड, सेकंड है एक्सपीरियंस टीम, थर्ड है एक्सपीरियंस मल्टीपल मार्केट साइकिल। सो 1999 में एएमसी का बिजनेस एचडीएफसी ग्रुप ने स्टार्ट किया था और यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 22 ईयर्स का इनको इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। उसी के साथ साथ इंडिया के लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल फंड मैनेजर्स है विथ असेट अंडर मैनेजमेंट 4.1 ट्रिलियन। साथ ही साथ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 227 ब्रांचेज एंड ऑलमोस्ट 70,000 डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स है। अब एक बार हम कंपनी की वीकनेस देख लेते हैं। सबसे पहला है अवर बिजनेस डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन ओवरऑल इकोनॉमी। एक चीज़ हम सब जानते हैं कि अगर इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो स्टॉक मार्केट भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, और स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा तो इनके फंड्स भी नहीं परफॉर्म करेंगे और अल्टीमेटली इनका रेवेन्यू असेट अंडर मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। सो अगर फंड अच्छे परफॉर्म करेंगे तो इनका रेवेन्यू भी उतना ज़्यादा ग्रो होगा और अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। उसके बाद है अंडर परफॉर्मेंस टू बेंचमार्क। सो एक चीज़ हम सब जानते हैं कि अगर आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हो कि भाई आपको जो बेंचमार्क है उससे ज़्यादा रिटर्न्स मिले। सो मान के चलो एग्जांपल में लेते हैं कि भाई निफ्टी 50 अगर साल का 15% रिटर्न दे रहा है, तो अगर आप एचडीएफसी के कोई फंड में इन्वेस्ट करो या किसी भी कंपनी के फंड में, तो आप हमेशा ये एक्सपेक्ट करोगे भाई एटलीस्ट आपको उससे 2 या 3% ज़्यादा मिले, 18% या 20% के आसपास, क्योंकि ऑलरेडी आप उनको फंड मैनेजर्स को फ़ी पे करते हो। सो वो सारे रीज़न से अगर हम देखें तो फ्यूचर में मान के चलो कि अगर इनका कोई भी फंड जिसमें अपन ने इन्वेस्ट किया है अगर वो परफॉर्म नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि भाई लोग यही सोचेंगे कि भाई इस फंड के लिए एक तो हम एक्स्ट्रा फीस भी पे कर रहे हैं और बेंचमार्क इंडाइसिस के कंपेयर में इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है। सो यहाँ पे एक इस बिज़नेस में सबसे खास बात ध्यान रखनी है कि अगर इनके फंड्स बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो धीरे धीरे लोग लो कॉस्ट इंडेक्स फंड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और अगर लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में शिफ्ट होंगे तो अल्टीमेटली इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट पे उसका इम्पैक्ट आएगा। उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशनशिप यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अच्छी रिलेशनशिप नहीं रखती है तो मे भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो किसी और कंपनी के म्यूचुअल फंड रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लास्ट देखें तो डिपेंड ऑन एक्सपर्टाइज ऑफ इट्स एम्प्लॉय एंड टू रिटेन की टीम मेंबर्स। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज जो होती है उनका मेन जो चीज़ें होती है उस पूरे बिजनेस को रन करने के लिए वो होते हैं फंड मैनेजर्स। अगर वो फंड मैनेजर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि फंड मैनेजर्स बहुत ज़्यादा कंपनी में से एग्जिट नहीं ले रहे हैं कि भाई समझो किसी फंड मैनेजर ने 1 साल काम किया फिर छोड़ दिया, फिर कोई फंड मैनेजर आया 2 साल काम किया फिर छोड़ दिया। सो अगर इस तरीके से चीज़ें होगी तो कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। सो यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ कुछ और भी रिस्क है, जैसे कि अभी की सिचुएशन की अगर हम बात करें तो एचडीएफसी एएमसी अपना मार्केट शेयर लूज़ कर रही है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ओवरऑल ये इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई इनके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ साथ मेजॉरिटी ऑफ लोग लो कॉस्ट इंडेक्स फंड की तरफ जा रहे हैं। सो एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग का भी बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। सो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है अगर आप एचडीएफसी एएमसी या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे इस इंडस्ट्री में सिमिलर रिस्क देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट वैल्यूएशंस के टॉपिक पे जाने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें ताकि हम ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहें।
अब एक बार हम कंपनी के वैल्यूएशंस के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो कोई श्योरिटी नहीं है, सिर्फ हम एक प्रोबेबिलिटी लेके चल रहे हैं कि भाई अगर फ्यूचर में इतनी ग्रोथ होती है कंपनी की तो हमें फॉरवर्ड पी क्या देखने को मिलेगा। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं पकड़ना है कि भाई यहाँ पे कोई ग्रोथ एस्टिमेट लिया गया है तो एग्जैक्ट वही होगा। इन्वेस्टिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होता है कि भाई 10% की ग्रोथ लगाऊंगे तो इतने का पी मल्टीपल आएगा, इतने का ये होगा। यहाँ पे हर चीज़ एक जजमेंट बेसिस पे चलती है कि भाई फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और अभी आप स्टॉक को किस प्राइस पे बाय कर रहे हो। यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल ईयर 22 का डेटा देखें तो इस साल अर्निंग्स पर शेयर ऑलमोस्ट 67 हो सकती है, यानी कि नेट प्रॉफिट 1427 करोड़ का। अभी क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आने बाकी है, ये सिर्फ एक एस्टिमेट है। यहाँ पे अगर हम कंपनी का करंट स्टॉक प्राइस से पी रेशियो निकालते हैं तो ऑलमोस्ट 31 का देखने को मिलता है, यानी कि 2450 डिवाइड बाय 67। उसी के साथ साथ अगर हम FY23 की पी मल्टीपल कैलकुलेट करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 का पी मल्टीपल देखने को मिलता है, 2450 डिवाइड बाय 78 अर्निंग्स पर शेयर। आपको 30 के आसपास मिलेगा। अब यहाँ पे मेरे ओपिनियन में ये वैल्यूएशंस मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगती और बहुत ज़्यादा चीप भी नहीं लगती है। उसका रीज़न ये है कि HDFC एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, मार्केट लीडर है, उसी के साथ साथ इंडस्ट्री में अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल है। अगर आपका टाइम होराइजन 7 से 8 साल का है तो मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यूएशंस ओके देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो एटलीस्ट आपका टाइम होराइजन 5 to 7 ईयर्स का होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि ये कंपनी या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी जो है उनका परफॉर्मेंस डायरेक्टली स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी पे डिपेंडेंट होता है। अगर स्टॉक मार्केट ओवर अ लॉन्ग रन में अगर समझो 2-3 साल अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो उसका इम्पैक्ट इनके असेट अंडर मैनेजमेंट पे भी आएगा और अल्टीमेटली इनके प्रॉफिट पे भी आता हुआ दिखेगा। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली हो सकता है कि इनके प्रॉफिट्स में आपको थोड़ी बहुत ऊपर नीचे देखने को मिले, बट अगर आप लॉन्ग टर्म का होराइजन लेके चलते हो तो मुझे लगता है कि ये सारी कंपनीज भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी क्योंकि ओवरऑल इंडस्ट्री में अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल है। फाइनली अगर हम कंक्लूजन पे आ जाए तो एक चीज़ बोल सकते हैं कि ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है कंपनी का पास्ट में, बट अगर रिसेंटली हम कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा फ्लैट परफॉर्मेंस है और उसी के साथ साथ कुछ रिस्क भी देखने को मिल रहा है। कंपनी का मार्केट शेयर लूज़ हो रहा है, साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव प्रेशर देखने को मिल रहा है प्राइसिंग के रिलेटेड। यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर आपको किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। पहली चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास ये स्टॉक हायर लेवल पे है तो एटलीस्ट आपको लॉस में तो नहीं बेचना चाहिए। काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, शॉर्ट टर्म में काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छी कंपनी है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर आपको नई एंट्री लेनी है तो आपको ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि भाई चलो स्टॉक की वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा नहीं है, कल जाके स्टॉक में 1 या 2 लाख रुपए डाल के इन्वेस्ट कर दिया। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये लार्ज कैप स्टॉक से ये धीरे धीरे आपको रिटर्न्स देंगे लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देते हैं। यहाँ पे मेरे ओपिनियन में अगर आप हर मंथली बेसिस पे एक स्टॉक भी बाय करते हो या फिर आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको एक स्टॉक खरीदना है। जितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हो मुझे ऐसा लगता है आप SIP बेसिस पे इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करो क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज़ में गिरावट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती और रैली भी एकदम रॉकेट की तरह नहीं आती है। यहाँ पे आपको टाइम मिलता है और जितना आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करोगे तो पहला बेनिफिट ये होगा कि आपका रिस्क एक साथ इंक्रीज़ नहीं होगा। दूसरा, फ्यूचर में मान के चलो कि भाई HDFC AMC का जो मार्केट शेयर धीरे धीरे लूज़ हो रहा है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाता है, मान के चलो 11% से 8% आ जाता है, तो उस टाइम पे आपको कभी ये प्रेशर नहीं होगा कि भाई आपने एक साथ इन्वेस्टमेंट कर दिया अब आप फंस गए। अगर आप थोड़ा थोड़ा करोगे तो कभी भी आप एग्जिट भी इजीली ले सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आप ये मैनेज करते हो तो आपका रिस्क भी कम होगा और लॉन्ग रन में रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। ओवरऑल एक ही चीज़ बोलूँगा, कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए, कॉन कॉल्स पढ़ने चाहिए, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ना चाहिए ताकि आप कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जान सको। और अगर कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है या फिर कोई बहुत ज़्यादा रिस्क वाला साइन होता है तो आप तुरंत अपना डिसीजन लेके उन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हो। और ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और उसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। आपके लाइक और कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है और यूट्यूब ये वीडियोस को और भी लोगों तक रिकमेंड करता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।